एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी जिसके साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, जिसकी कहानी साल 1992 से शुरू हुई और शायद आज तक इसकी कहानी चलती जा रही है। इसके गुनाह निकल निकल के सामने आ रहे हैं। कभी ये राष्ट्रपति को लेटर लिख देता है, कभी कहता है कि मुझे जंग लड़ने जाना है, कभी कहता है कि मैंने इतने लोगों को मारा है तो उसका जो एक्सपीरियंस है, आपको जंग में उससे मदद मिलेगी। आप मुझे मौका दीजिए, मैं जाऊंगा बॉर्डर पे, लड़ूंगा और जिस हिसाब से मैंने लोगों को तड़पा के मारा है, ठीक उसी प्रकार से वहां भी मारूंगा, देश का नाम रोशन होगा। और तमाम ऐसी चीजें जो उसके उस विकृत मानसिकता में आ रही है, वो सारी चीजें वो बोल रहा है। आज की कहानी रसिया की है। कहानी साल 1992 से शुरू होती है। कहानी इसी रसिया के अंगार्स्क एक शहर है, वहीं की है। कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की भी है जिसको इस बात का तमगा बाकायदा हासिल हुआ है कि ऐसा सीरियल किलर पूरे रसिया के इतिहास में पैदा नहीं हुआ। एक ऐसा सीरियल किलर जिसे मानवीय भेड़िया यानी इंसान के रूप में, एक ऐसा भेड़िया जो मारने से ज्यादा मरने वाले को नोचता है, खसोटता है, उसे टॉर्चर करता है। जिस प्रकार भेड़िया अपने शिकार को जिंदा ही खाने लगता है, ठीक उसी प्रकार ये भी बिना मारे ही अपने शिकार को टॉर्चर करता था। और शायद डर से तड़प के ही लोगों की मौत होती थी। ये आसान मौत देना भी नहीं चाहता था और इसी टॉर्चर में इसे मजा आता था। एक ऐसा सीरियल किलर जिसकी अपराधों की फेहरिस्त 1992 से शुरू हुई है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं एक आध दो क्राइम इसके नाम के निकल आते हैं। इन क्राइमों में अब तक के जो क्राइम है वो भी जुड़ जाते हैं और ये आंकड़ा जो है 200 के पार पहुंच चुका है। तो अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करूंगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1992, जब इसी रसिया की राजधानी मॉस्को से 5200 किलोमीटर दूर एक शहर है अंगार्स्क, और इसी शहर में सुबह सुबह एक लड़की की लाश मिलती है। 1992 का टाइम था, आज के हिसाब से न टेक्नोलॉजी थी न सारी चीजें थी। अब सुबह सुबह जब लाश मिलती है तो पुलिस को फोन जाता है। फोन भी बड़ी मुश्किल से होता है, पुलिस वाले आराम से पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद लाश को देखते हैं और देखते ही जो पुलिस वाले थे उनकी हवा खराब हो जाती है। क्योंकि जो लाश थी उसको इस हिसाब से टॉर्चर किया गया था। शरीर पे कपड़े नहीं थे, जगह जगह नोचने के निशान थे, किसी चीज से कुचला गया था, मारा गया था, हड्डियां चकनाचूर हो चुकी थी, आंखों के पास किसी ने प्लास मार दिया था। मतलब जितनी टॉर्चर या फिर जितनी यातनाएं आप सोच सकते हैं, उतनी यातनाएं इस महिला को दी गई थी। अब पहली बार ऐसा नजारा पुलिस वालों के सामने, उनकी हवा खराब। बहरहाल बॉडी को कब्जे में लेते हैं, जो भी वहां का नियम था उस हिसाब से पंचनामा वगैरह करते हैं, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। अब ये बात जैसे ही लोगों के सामने आई तो लोगों में कौतूहल मची कि कौन है, किसने मारा, जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाए। पुलिस वाले भी जो कातिल था उसको पकड़ने के लिए जोर शोर से जुटते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके आने का भी इंतजार करते हैं कि शायद वहां से कुछ खुलासा हो जाए। बहरहाल 3-4 दिनों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो मानो एक तरह से हड़कंप ला दिया था। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर मेंशन था कि पहले इस महिला को घंटों तक टॉर्चर किया गया। टॉर्चर करने के बाद इसे मारा गया। जब दर्द से तड़प कर इसकी मौत हो गई तो इसी दौरान इसके साथ रेप किया गया, और रेप भी घंटों तक किया गया। अब ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऐसा हीनियस क्राइम, पुलिस वाले फौरन जुटते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सारी चीजें करते हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा वक्त और गुजरता है, पुलिस वाले इस केस में जुटे ही थे कि तभी एक और लाश सेम तरीके से मिलती है। सेम तरीके से उसके भी कपड़े फाड़े हुए थे, सेम तरीके से उसे भी टॉर्चर किया गया था, सेम तरीके से उसको भी मारा गया था। अब पुलिस वाले भाग के वहां पे जाते हैं, उस लाश को उठाते हैं, देखते हैं तो इस लाश की भी हालत पहले लाश जैसी। पुलिस को भी लगता है कि ये जो मामला है कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोनों मामले इंटरलिंक हो। बहरहाल पुलिस वाले यही मनाते हैं कि भगवान करे ऐसा ना हो। पुलिस वाले इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और आसपास के इलाकों को छानते हैं, सोचते हैं कि कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा सुराग मिल जाए और अगर कातिल पकड़ा जाएगा तो शायद जो ये क्राइम हो रहा है ये रुक जाएगा। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। इसके बाद एक तीसरी लाश सेम तरीके से मिलती है
और ये लाश एक 16 साल की लड़की की थी। इस लड़की को भी सेम तरीके से नोचा खसोटा गया था, सेम तरीके से टॉर्चर किया गया था, मारा पीटा गया था। और जितनी यातनाएं बाकी दोनों में थी, उससे भी ज्यादा यातनाएं इस लड़की को दे दी गई थी। अब पुलिस वालों के सामने 1-2 महीने के अंदर 3 ऐसी लाशें एक शहर से लगातार मिल रही हैं। पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे ये जो मामला है आपस की जनता में भी फैलता जा रहा है। अब जब लोकल जनता ये बात सुनती है तो उसमें भी डर का माहौल। पुलिस वालों से कहते हैं कि जल्द से जल्द आप इस केस को सुलझाइए। पुलिस पे दोहरा प्रेशर पड़ता है। एक तरह से ऐसा क्राइम हो रहा था, उन्हें भी रोकना था, और दूसरे जो पब्लिक थी वो भी कहीं ना कहीं अब अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। वक्त गुजरा, पुलिस वालों के जो जांच का सिलसिला था वो भी बढ़ा, लेकिन इसी बीच एक चौथी लाश मिल जाती है। अब 1-2 महीने के अंदर लगातार 4 लाशें सेम तरीके से मारा गया। चारों लाशें महिलाएं या फिर लड़कियां, 16 साल से लेकर 40 साल तक के बीच की सबकी उम्र। उसी तरीके से टॉर्चर करके मारा गया, उसी तरीके से रेप किया गया, सारी चीजें की गई। न कोई सबूत है, न कोई सुराग है। कातिल ने कोई ऐसा क्लू छोड़ा ही नहीं जिससे कातिल को पकड़ा जा सके। तो पुलिस वालों को लगता है कि आखिर करें तो करें क्या। बहरहाल पूरे शहर में अलर्ट किया जाता है कि आप लोग, खासकर जो महिलाएं हैं, वो ना निकले, नहीं तो पता नहीं कौन है, अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। जिस हिसाब से मार रहा है तो अगला शिकार कौन होगा ये भी नहीं पता। पुलिस वाले इस एंगल पे भी छानबीन करते हैं कि शायद इन लड़कियों में कोई आपस में कोई संबंध रहा हो। ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह की हो, ऐसा तो नहीं है कि एक ही परिवार की हो, या फिर कोई कॉमन फ्रेंड हो, या फिर कोई कॉमन जगह हो जहां से बिलोंग करती हैं। पुलिस वाले इस एंगल पे भी जब छानबीन करते हैं तो यहां से भी कोई भी एक ऐसी चीज कॉमन नहीं मिलती जिससे आपस में कोई लिंक मिले। एक महिला कहीं और की है तो दूसरी लड़की कहीं और की, तीसरी इन दोनों को नहीं जानती, और चौथी का तो इन तीनों से कोई नाता नहीं। पुलिस वालों को अब लग चुका था कि कोई ऐसा सिरफिरा है जो लड़कियों को शिकार बना रहा है, उनको निशाना बना रहा है, उनके साथ रेप कर रहा है, और रेप करने से पहले उन्हें टॉर्चर कर रहा है। बहरहाल पुलिस वालों की धड़कनें बढ़ती हैं, मामले को और गंभीरता से लेते हैं। 1992 बीत जाता है, 1993 आ जाता है, और एक 5वीं लड़की की लाश भी सेम तरीके से मिलती है। पुलिस वाले सेम तरीके से जाते हैं, सारी चीजें सेम तरीके से करते हैं, और सेम पहले 4 मामलों की तरह इस बार भी उनको ना कोई सबूत मिलता है, ना ही कोई सुराग मिलता है। लाशों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा था। 1992 बीता, 93 बीता, 94 बीता, 95 बीता, साल 2000 आ गया, और अब तक लगभग 50 से ज्यादा लाशें मिल चुकी थी। अब एक छोटा सा शहर, लगभग 2,60,000 की वहां की पॉपुलेशन, राजधानी से 5200 किलोमीटर की दूरी। तो ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड शहर था, छोटा सा इलाका था। लगभग 2-2.5 लाख लोग, जो वहाँ 2,60,000 लोग उस समय के हिसाब से रह रहे थे, तो शहर भी बड़ा छोटा था। अब 2,60,000 लोगों में से 100 लोगों को, 100 लड़कियों को किसी ने सेम तरीके से मारा था, सेम तरीके से टॉर्चर किया गया था। 10 सालों में ये सारे वाक़या लगातार हो रहे हैं, थोड़ी थोड़ी दूरी पे हो रहे हैं। तो लोगों में भी अब डर का जो माहौल था दिनों रात बढ़ता गया। लोग अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को बाहर निकलने से रोकने लगे। भेजते तो किसी गार्जियन के साथ भेजते, या फिर किसी ऐसे के साथ भेजते, और उनका पूरा प्रयास रहता कि सूर्यास्त से पहले, यानी सनसेट से पहले ही, जो भी उनकी घर की लड़की है, चाहे बेटी हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, वो वापस आ जाए। नहीं तो अगला शिकार कौन होगा किसी को नहीं पता। साल 2000 से फिर ये आंकड़ा शुरू होता है, और फिर एक लाश मिलती है, फिर दूसरी लाश मिलती है। पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं, जांच पड़ताल करते रहते हैं। साल 2010 तक लगभग 100 और लाशें मिल चुकी थी। 100 लाशों की जो एज का क्राइटेरिया था, 16 साल से शुरू था, 40 साल पे खत्म था। सारी लड़कियां ऐसी थी जो शाम को बाहर निकली थी, सारी लड़कियां कहीं अकेली गई थी, सारी लड़कियों को सेम तरीके से मारा गया था, सेम तरीके से टॉर्चर किया गया था। लगभग 20 सालों में 200 से ज्यादा लड़कियों को सेम तरीके से मारा गया। 20 सालों में न जाने कितने इन्वेस्टिगेशन अफसर बैठे, न जाने कितने बदल दिए गए, न जाने कितने प्रकार की जांच हुई, न जाने कितने प्रकार की पड़ताल हुई। लेकिन सारी जांच में, सारी पड़ताल में
सारे छानबीन में कोई भी ऐसा क्लू, कोई भी ऐसा चीज नहीं मिला जिससे जो कातिल है उसकी तरफ कोई भी इशारा हो। अब पुलिस वालों को जब लगता है कि अब ये मामला ऐसे नहीं सुलझ रहा है, तो उन्हें लगता है कि शायद हो सकता है जो क्रिमिनल हो कभी किसी दूसरे मामले में पकड़ा जाए। तो ऐसा करते हैं कि कम से कम जो मरने वाले लोग हैं उनके आसपास के जो डीएनए सैंपल्स हैं जो वहां पे मिले हैं उनको ही उठा लेते हैं, क्या पता आने वाले टाइम में काम आ जाए। लिहाजा साल 2000 से 2010 के बीच जितनी लाशें मिली थी, लगभग 100 से ज्यादा लाशें मिली थी, तो जहां जहां डीएनए सैंपल्स मिले, चाहे वो किसी के बाल हो, चाहे वो किसी के थूक का मामला हो, या फिर पेशाब हो, या फिर कोई और चीज हो, कपड़े का टुकड़ा हो, इन सारी चीजों को सुरक्षित रखा गया कि कभी कोई ऐसा अपराधी जो किसी भी रेप केस में पकड़ा जाए तो उससे मिलाएंगे, अगर किस्मत साथ देगी तो हो सकता है कि मैच कर जाए। यानी कायदे से देखा जाए कि जो पुलिस वाले थे, जो जांच कर रहे थे, जो जांचकर्मी थे, जितनी सारी एजेंसियां थी, कायदे से अपनी हिम्मत हार चुकी थी। धीरे धीरे जांच का सिलसिला बढ़ा और धीरे धीरे कुछ ऐसे अफसर भी थे जो जांच में बहुत ज्यादा लीन हो गए और कुछ टाइम बाद उनकी भी लाशें सेम तरीके से मिली। अब मामला और बढ़ने लगा कि अब तक तो ठीक है, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनको मारा पीटा गया, उनको मार दिया गया, लेकिन अब जो अफसर इस मामले की जांच कर रहे हैं उनकी भी लाश मिल रही है। यानी अब जो पुलिस महकमा ही सुरक्षित नहीं है तो फिर बचने को बचा क्या। बहरहाल अब जब इंटरनल बात आई और पुलिस वालों के ही आदमी मारे जाने लगे, तो अब पुलिस वालों का माथा कहीं ना कहीं घूमता है। उन्हें लगता है कि शायद कोई ऐसा है जो हमारे इन लोगों को बहला फुसला रहा है और ऐसी जगह पे ले जा रहा है। नहीं तो कायदे से जो पुलिस वाले इस तरह से बेवकूफ नहीं होते। ऐसा भी नहीं है कि आप उनके ऊपर अटैक करके मार देंगे, क्योंकि पुलिस वाले वेल ट्रेंड होते हैं, उनके पास गन होती है। यानी इन्हें इस तरह से अचानक तो नहीं मारा गया, बाकायदा इनका भरोसा जीता गया और जीतने के बाद जब ये रिलैक्स हो गए उसके बाद ही इनको मारा गया। अब पुलिस वालों की जब शक्ति सुई थी, वो अब आस पास के लोगों पे हर जगह घूमने लगी। उन्हें लगने लगा कि हर शख्स जो उनके सामने बैठा है, हर शख्स जो उनके आसपास गुजर रहा है, हर शख्स जो क्राइम सीन के आसपास देखा गया, वही कातिल है। अब पुलिस वाले अंधेरे में इधर उधर तीर मार रहे हैं, कहीं से डीएनए सैंपल ले रहे हैं, कहीं से लोगों को उठा के पूछताछ कर रहे हैं। और लगभग 20 सालों में कम से कम 10,000 लोगों को पुलिस वालों ने उठाया था, मारा था, टॉर्चर किया था, पूछताछ की थी, सारी चीजें की थी। लेकिन इतनी कड़ी मशक्कत, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी पुलिस वालों के हाथ एक बाल का टुकड़ा भी नहीं लगता है सबूत के नाम पे। समय बीतता गया, साल 2011 आ गया, साल 2012 आ गया और इसी बीच एक महिला की लगभग 30-32 साल उम्र थी, पब में गई थी, पब से लौटी थी, घर वालों से आखिरी बार बात हुई थी कि मैं भी आ जाऊंगी। इतनी बात होती है, बात होने के बाद अब लौट के नहीं आती। घर वाले वैसे ही जब ऐसे मामले आ रहे थे तो डरते हैं, डरने के बाद पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आती है, इस महिला की तस्वीर, सारी चीजें लेती है, लेने के बाद जांच का सिलसिला शुरू करती है और अगले दिन इस लड़की की लाश एक जंगल में मिलती है। लाश मिलती है और लाश को जैसे ही आसपास के लोग देखते हैं फौरन पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस जाती है और जाने के बाद सीधा सीधा जैसे ही लाश को देखती है, पुलिस के दिमाग में फौरन सारी यादें ताजा हो जाती है और उन्हें लग जाता है कि ये जो मामला है इसे भी उसी ही दरिंदे ने अंजाम दिया है। अब पुलिस वाले फौरन आसपास के इलाकों को सील करते हैं, जो भी डीएनए सैंपल्स थे उनको लेते हैं, जो भी सारी चीजें थी वहां पे संदिग्ध उनको लेती हैं, फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक की जाती हैं, सारी चीजें की जाती हैं, बॉडी को लेकर वापस आते हैं। अब पुलिस वाले उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, चूंकि 200 से ज्यादा मामले में वैसे भी नाकाम है, तो एक और मामला सही, इसमें भी उनसे क्या ही होने वाला था। बाकायदा बैठे बैठे सारी तस्वीरों को, सारी चीजों को, सारी रिपोर्ट्स को चेक करते रहते हैं। तभी उनकी नजर एक खींची गई फोटोग्राफ से जाती है। इसी फोटोग्राफ को देखते हैं और देखने के बाद एक तरह से उनकी आंखों में चमक आ जाती है। चूंकि क्राइम सीन से जो फोटोग्राफ लिए गए थे, उन्हीं फोटोग्राफ में लाश के पास से एक कार की पहिए का निशान मिलता है और ये कार लाडा लीवा 4x4 थी। और ये कार कोई आम कार नहीं थी। जिस पहिए का ये निशान था, जिस कार का, ये कार खासकर पुलिस वाले खुद इस्तेमाल करते थे।
अब एक क्राइम सीन, उसके पास से पुलिस की गाड़ी के निशान मिलना, एक तरह से पुलिस वालों के मुंह पे तमाचा था। पुलिस वालों को लगता है कि जिस आदमी को हम बाहर ढूंढ रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं हमारे डिपार्टमेंट में ही है। पुलिस वालों का दिमाग घूमता है अब ऐसे, लेकिन पूछताछ भी करें, छानबीन भी करें तो अगला खुद पुलिस में है, दिमागी है, इतने साल से बचता आ रहा है, तो अगर डायरेक्ट जाएंगे पूछताछ करने तो बच ही जाएगा। लिहाजा बिना कुछ कहे एक तरह से एक फेक र्यूमर फैलाते हैं और इसी र्यूमर के नाम पे लगभग उस पूरे शहर के 5,000 से ज्यादा पुलिस वालों के डीएनए सैंपल्स को चेक करते हैं। अब डीएनए सैंपल जैसे ही चेक किया जाता है, सबका किसी न किसी बहाने से खून, किसी न किसी बहाने से सलाइवा लिया जाता है। डीएनए रिपोर्ट आती है और क्राइम सीन से जितने डीएनए मिले थे उनको मैच कराया जाता है। तो अंत में एक शख्स जिसका नाम मिखाइल पोपको था, इसी से लगभग लगभग 32 जगहों के डीएनए मिल जाते हैं। अब एक आदमी जिसका 32 क्राइम सीन पे डीएनए मिला हो तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। फौरन इस पुलिस वाले को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके इससे पूछताछ की जाती है। तो थोड़ी देर तक तो अपने पुलिसी अंदाज को दिखाता है, अपने रूप को दिखाता है, और इसे पता भी था कि पुलिस वाले किस हिसाब से पूछताछ करते हैं। तो ज्यादा देर तक तो ये रुकता नहीं, अंत में टूटता है और टूटने के बाद कहता है कि हाँ, ये सारे मर्डर मैंने किए। अब पुलिस वालों के पास दो सवाल थे कि अगर मर्डर किए तो क्यों किए, और अगर बचा तो कैसे बचा, क्योंकि 20 सालों में लगातार बचना कोई बच्चों का खेल नहीं था जहां इतने जहीन दिमाग के लोग जुटे हों। अब इसको बाकायदा बैठाया गया है, बैठाए जाने के बाद इससे पूछताछ की जा रही है। ये सिलसिलेवार तरीके से अपनी पूरी कहानी सुना रहा है और इस कहानी के हिसाब से 7 मार्च 1964 इसी तारीख को मिखाइल पोपको का जन्म होता है। जन्म होता है, जन्म होने के बाद इसकी प्रारंभिक शिक्षा कहीं और होती है। अब बॉडी भी अच्छी खासी थी, पढ़ने लिखने में भी ठीक ठाक था, तो वापस आता है। आने के बाद इस शहर पहुंचता है अंगासर्क। यहाँ पे जाने के बाद पुलिस महकमे को ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद इसकी शादी होती है, शादी होने के बाद इसकी एक बेटी होती है। अब यहीं से ये फिर पुलिस को बरगलाने की कोशिश शुरू कर देता है। ये सारी चीजें जब ये बता रहा था तो पुलिस वाले कहते हैं कि ये सारी चीजें छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम ऐसा सीरियल किलर वाला काम क्यों कर रहे हो। तो इस पे पहले इसने जो कहानी सुनाई, उस कहानी में इसने बताया कि चूंकि मेरी जो बीबी थी वो बैड कैरेक्टर की थी, आए दिन गैर मर्दों के पास जाती, गैर तरीके से काम करती, उसने मुझे धोखा दिया, चीट किया। लिहाजा ऐसी लड़की, ऐसी महिलाएं जो अकेली पब जाती हैं, अकेली बार जाती हैं, अकेली रात को घूमती हैं, वो सारी लड़कियां मुझे कैरेक्टरलेस लगती हैं और इसीलिए मैंने इन सारी लड़कियों को टारगेट किया। तो पुलिस वाले जाते हैं, पता करते हैं उसकी पत्नी के बारे में, तो पता चलता है कि उसकी पत्नी तो बेहद शरीफ, बेहद नेक दिल लड़की, उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। पुलिस वाले फिर लौट के आते और कहते कि झूठ मत बोलो। दोबारा इसने एक दूसरी कहानी सुनाई और इस कहानी में इसने बताया कि मेरी जो माँ थी वो बैड कैरेक्टर की थी, शराब पीती, शराब पीने के बाद मुझे टॉर्चर करती, मारती पीटती। इस वजह से मुझे ऐसी महिलाओं से, ऐसी लड़कियों से नफरत हो गई जो रात को अकेली घूमती हैं, शराब पीती हैं, गलत काम करती हैं। अब पुलिस वाले इसकी माँ के बारे में पता करते हैं तो वहां से भी कोई ऐसी जानकारी नहीं। तब पुलिस वाले अपना तरीका अपनाते हैं और कहते हैं कि अब तुम सही सही बता दो। तब जाके ये अपना मुंह खोलता है और असली कहानी बताता है। दरअसल इस कहानी के हिसाब से इसकी जो पत्नी थी, उसके बाद इसकी एक बेटी होती है। बेटी बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद कि रसिया का कल्चर तो कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक है, तो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी तो आए दिन बाहर जाना, पार्टी करने, सारी चीज़ें करना। अब जो मिखाइल था इसको ये चीज़ पसंद नहीं आती थी, इसको लगता था कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। बेटी थी कि मानने को तैयार नहीं थी। तब इसे एक तरह से अपनी बेटी की वजह से उन सारी लड़कियों से, उन सारी महिलाओं से नफरत हो गई जो बाहर जाती थी अकेले, बिना पति के साथ, बिना किसी पुरुष के साथ अकेले घूमती थी, एक तरह से प्रोस्टिट्यूशन करती थी, धंधा करती थी और जिस्मानी सर्विस देती थी। और इसके दिमाग में आया कि जो भी ऐसी लड़कियां हैं, इनके अंदर मेरे नाम का एक खौफ होना चाहिए, और अगर ऐसी लड़कियों को, ऐसी महिलाओं को मैं मार दूंगा तो मेरा जो शहर है वो गंदगी से साफ हो जाएगा। लिहाजा साल 1992 में ये अपना पहला शिकार करता है। एक महिला जो पब से निकली हुई थी, ड्रंक थी, बकायदा चूंकि ये पुलिस की वर्दी में था, गाड़ी लेके खड़ा था,
उस महिला को देखता है, देखने के बाद कहता है कि मैम आइए मैं आपको घर पे छोड़ दूं। अब चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे कोई और दोस्त हो, चाहे पुलिस वाला सामने से सिक्योरिटी का आश्वासन देते हुए कहे कि आपको छोड़ दूं, तो कोई भी होगा गाड़ी में बैठ लेगा, क्योंकि पुलिस से ज्यादा सुरक्षित कोई और जगह आज भी हम लोग नहीं मानते। वो महिला इसकी गाड़ी में बैठती है। बैठने के बाद ये कुछ दूर तक उस गाड़ी को लेके जाता है। जाने के बाद अपने ड्राइवर को खोलता है, वहां से एक हथौड़ी निकालता है। हथौड़ी से उस महिला के सर पे वार करता है। बकायदा उसी पिछली सीट पे उस महिला को टॉर्चर करता है। एक एक बात गिनाता है कि किस हिसाब से तुम लोग समाज को गंदा कर रहे हो, किस हिसाब से तुम लोग समाज में गंदगी फैला रहे हो। सारी चीजें बकायदा बोलता है। बोलने के साथ साथ कभी स्क्रू ड्राइवर से टॉर्चर कर रहा था, कभी चाकू से काट रहा था। चूंकि पुलिस था तो ये सारे औजार भी इसके पास थे। टॉर्चर करता है, उसकी हड्डियों को चकनाचूर करता है। उसके बाद उसका रेप करता है। रेप करने के बाद वो तड़प तड़प के मर जाती है। मरने के बाद उस लाश को ये बकायदा जंगल में फेंकता है। अब चूंकि ये खुद पुलिस में था तो इसे पता था कि पुलिस वाले सबूत कहां कहां से उठा सकते हैं। ये उन सारे सबूतों को मिटा देता है। मिटाने के बाद चुपचाप वहां से निकल जाता है और अगले दिन उसी इलाके में घूमता रहता है, ताकि जो मिसिंग कंप्लेन या फिर लाश की मिलने की खबर हो वो सबसे पहले इसे मिले। इसके प्लान के हिसाब से जो खबर थी सबसे पहले इसे मिलती है। फौरन ये जाता है लाश के पास से बारीकी से फिर चेक करता है और जो भी सारे सबूत थे उनको वहां से फिर से मिटाता है। और ऐसी सिचुएशन में लाश को पोस्टमार्टम और सारी चीजों के लिए भेजता है, जिससे जो कातिल है उसका कोई सबूत या फिर उससे मिलता जुलता कोई क्लू वहां पे रहे ही ना। अब एक मामले में बचता है तो फिर इसके दिमाग में यही प्लान फिर आता है। दोबारा फिर एक लड़की को उठाता है, सेम तरीके से टॉर्चर करता है, फिर रात को मर्डर करता है, सबूत मिटाता है। अगले दिन फिर उसी केस का इन्वेस्टिगेशन अफसर बन के जाता है। फिर सारे सबूतों को अपने हिसाब से बड़ी सफाई से वहां से हटा देता है। और इसी हिसाब से इसने लगभग 200 से ज्यादा क्राइम किए। 200 मामलों में इसने सेम तरीके से सबूत मिटाए। लेकिन जब वक्त गुजरता गया तो इसका जो ओवर कॉन्फिडेंस था कि अब शायद मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, इसी वजह से उसने लास्ट वाले क्राइम के पास से अपने उस कार के पहिए को मिटाना जरूरी नहीं समझा और यहीं से ये पकड़ा भी गया। अब इसके ऊपर मुकदमा चला। शुरुआत में जो 32 मामले थे, उन 32 मामलों में 2015 में इससे आजीवन कारावास की सजा हुई। सजा होने के बाद ये बाकायदा जेल में गया। जेल में अपनी जिंदगी काट ही रहा था। इसी बीच बाकी और जो लाशें थी वहां से भी सबूत मिलना शुरू हो गया। सबूत मिलते मिलते 2015 से जोड़ा जाए तो 2 साल में लगभग 58 और लाशों के पास से इसकी मौजूदगी के सबूत मिले। अब पहले मामलों में 25 से 30, दूसरे में भी लगभग 58, यानी 2015 में एक बार इसे उम्र कैद की सजा हुई। दोबारा फिर 58 मर्डर के केस में इसको फिर से कोर्ट में ले जाया गया, वहां फिर इसे उम्र कैद की सजा हुई। यानी कायदे से 3 सालों में से 2 बार उम्र कैद की सजा हुई। लगभग अभी न जाने कितने मामलों में पुलिस छानबीन अभी भी कर रही है। और पुलिस वाले जो इस मामले में शुरू से लगे हैं, उनका मानना है कि लगभग 200 से ज्यादा मामलों में इसकी संलिप्तता रही है। कई पुलिस वाले बेचारे ऐसे भी थे जो इसके साथ जांच में गए। उन्हें जब इस पे शक हुआ और इसको लगा कि मेरे ऊपर शक आ रहा है, तो उनको भी इसने सेम तरीके से मारा था। दोस्तों, अगर आज की क्राइम की सच्ची कहानी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और आने वाली सच्ची कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।